Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will continue the series of Agriculture at a Glance book by R.K. Sharma, and today's video is on horticulture, and this is part 4 of the video lecture. If you missed the previous part, then you can check the playlist of the channel, and in this video we start this horticulture part 4. So let's start. Here we have to start from the other vegetable crops. तो अदर वेजिटेबल क्रॉप्स में जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट या प्रोटीन का अमाउंट जो मिलता है दैट इज़ इन बीन्स। बीन्स हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई इसमें जो प्रोटीन का अमाउंट होता है ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ ओकरा। ओकरा हमारी कौन है? ओकरा माने भिंडी, लेडी फिंगर। इसका सीड रेट कितना होता है? तो लेडी फिंगर का सीड रेट होता है, याद रखेंगे, 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके अलावा जो ओकरा होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पूछा जाएगा तो बीन्स आएगा, लेकिन अगर पूछा जाता कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का पूछा जाएगा तो आप मार्क करेंगे ओकरा, भिंडी। भिंडी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा ओकरा का साइंटिफिक नेम क्या है? एबिल मॉइस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, एबिल मॉइस्कस एस्कुलेंटस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ ओकरा। फैमिली है इसकी मालवेसी, नोट करेंगे। ठीक है, सीड रेट आपसे ही पूछा था 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में वैरायटी पूछी है पूसा, सावनी एंड प्रभानी क्रांति। फेमस वैरायटी है ओकरा की। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, पूसा सावनी एंड प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी वैरायटी है, आपको पता होगा प्रभानी रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक प्रभानी रेवोल्यूशन करके एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली ओकरा की इसी वैरायटी के डेवलपमेंट के लिए था। तो याद रखना है प्रभानी क्रांति इज इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ओकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो वेन मोज़ैक रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ओकरा। अब ओकरा में एक वायरस का डिसीज़ लगता है, दैट इज़ येलो वेन मोज़ैक। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है पूसा सावनी। तो यही हमने पूसा सावनी पढ़ा है, और प्रभानी क्रांति एक रेवोल्यूशनरी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है अ डीप रूटेड क्रॉप इज़। तो डीप रूटेड क्रॉप में आता है हमारा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसको हम हिंदी में शकलगंजी बोलते हैं, जो आजकल विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका आइपोमिया बटाटा, या बटाटस भी बोलते हैं। ठीक है, आइपोमिया बटाटस। फैमिली है इसकी कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली का ये मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज। कैबेज यानी पत्ता गोभी। ठीक है, इसका क्या खाते हैं हम? इसका एडिबल पोर्शन होता है इसका हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट कैबेज का कितना है? तो सीड रेट है इसका 350 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ऑफ कैबेज। तो कैबेज में कौन सा कंपाउंड होता है जिसके कारण उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी डेवलप होती है? दैट इज़ एंडोल 3 कार्डिनल। याद रखना है, एंडोल 3 कार्डिनल ही वो कंपाउंड होता है जिसके कारण कैबेज में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती है। अब इसके अलावा कैबेज हम पढ़ रहे हैं तो कैबेज का साइंटिफिक नेम भी एक बार हम समझ लेते हैं कि कैबेज का साइंटिफिक नेम क्या है, याद रखते हैं। तो सबसे पहले कैबेज में फैमिली याद रखनी है। जितने भी हमारे कैबेज होती है, कॉलीफ्लावर होती है, सब बिलोंग करते हैं कोल्ड क्रॉप्स को। ये सब हमारे बिलोंग करते हैं कोल्ड क्रॉप्स को, याद रखना। कोल्ड क्रॉप्स में हमारी आती है कैबेज। कैबेज का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, कैबेज का हम क्या खाते हैं? हेड सर खाते हैं, और सर में हम पहनते हैं कैप। तो कैप से याद रखना कैपी टाटा। तो कैबेज का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी कैपिटाटा। ओके, यू हैव टू लर्न दिस नेम। कैबेज का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी कैपिटाटा, क्योंकि हम इसका हेड खाते हैं। हेड
हेड से याद रखना है कैप, तो कैपिटाटा। दूसरा कॉलीफ्लावर आती है, तो पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कॉलीफ्लावर का दिया रखा है बोटानिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर का बोटानिकल नेम होता है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी बॉटराइटिस। ओके, कॉलीफ्लावर का कौन सा पोर्शन एडिबल है? इसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? कॉलीफ्लावर का जो कॉलीफ्लावर होती है दैट इज़ फूल गोभी, इसका जो हम खाते हैं दैट इज़ कर्ड। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखो, जो कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही दिखता है, तो ये जो होता है एकदम वाइट होता है ना, वाइट लाइक कर्ड, दही की तरह। ठीक है, तो आप याद रखना कॉलीफ्लावर का हम खाते हैं कर्ड, एडिबल पोर्शन है कर्ड, साइंटिफिक नेम बॉटराइटिस। और कैबेज का हम हेड खाते हैं, तो हेड से याद रखना है कैपिटाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर का सीड रेट कितना होता है? तो इसका सीड रेट होता है, इट वेरीज फ्रॉम 500 to 600 ग्राम पर हेक्टेयर। एडिबल पोर्शन कॉलीफ्लावर का कर्ड है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लांचिंग। क्या होता है ब्लांचिंग? ब्लांचिंग एक हीट ट्रीटमेंट होता है। कैसा ट्रीटमेंट होता है? ब्लांचिंग इज़ अ हीट ट्रीटमेंट, और इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके अपना कलर चेंज कर देंगे, उन एंजाइम्स को हमें डीएक्टिवेट करना है। जैसे इसमें सबसे फेमस एंजाइम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये ब्राउनिंग रिएक्शन कॉज करता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस एंजाइम को डीएक्टिवेट करते हैं, इस एंजाइम को डीएक्टिवेट करने के लिए ही हम ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग में हम हीट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। अप्रॉक्स बॉइलिंग वाटर हम लेते हैं, उबलता हुआ पानी। कितना टेम्परेचर होता होगा उबलते पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बॉईल करते हैं। पहले हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे, फिर बॉइलिंग वाटर में हम जो कॉलीफ्लावर के पीसेस होते हैं उसको कट करके हम उसमें डाल देंगे, और विदिन 5 to 6 मिनट्स के अंदर हमारा ये प्रोसेस डन हो जाएगा, यानी जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। याद रखना है, ब्लांचिंग से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लांचिंग का मेन पर्पस क्या है? टू इनएक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा स्नोबॉल इज़ द वेराइटी ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है कॉलीफ्लावर की। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना है कि इसका ड्यूरेशन कैसा है, तो याद रखना लेट मैच्योरिंग वेराइटी है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप इसको नोट कर लो। पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर की लेट मैच्योरिंग वैरायटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ नॉलकॉल। नाउ ये नॉलकॉल क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट कोल क्रॉप्स में आता है। कैसा क्रॉप है? ये भी कोल क्रॉप्स में आता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो नोल कोल याद रखो, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी गोंगीलॉइड्स, GONGI गोंगीलॉइड्स, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। नोल कॉल का साइंटिफिक नेम होता है गोंगीलॉइड्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने पढ़ी कैबेज का होता है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी। कैबेज का हम हेड खाते हैं तो कैपिटाटा। फिर हमने पढ़ी कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम होता है बॉटराइटिस, मतलब ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी बॉटराइटिस। फिर उसके बाद हमने पढ़ी नोल कॉल का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी गोंगीलॉइड्स। ओके डन, तीनों का नाम याद हो गया। तीनों के सीड रेट को भी आप ऐसे करके कॉलम बना लो बगल में, वहीं पे आप इनके तीनों के सीड रेट भी वहीं लिख दो। तो नोल कॉल का सीड रेट होता है 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक पार्ट ऑफ नोल कॉल। इसका जो हम पोर्शन खाते हैं वो क्या होता है? तो नोल कॉल का जो हम पोर्शन खाते हैं दैट इज एक्सटेंडेड स्टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बोल्टिंग इन अनियन में बोल्टिंग के लिए टेम्परेचर कितना होता है? बोल्टिंग में क्या होता है कि ना जो अनियन होते हैं उसके आसपास के जो अनियन के ही पार्ट्स होते हैं वो टाइम से पहले ही मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, बिफोर टाइम वो मैच्योर होने लगते हैं, और जिसके कारण हमारी जो मेन अनियन है वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी। इसको ही हम बोल्टिंग बोलते हैं। रीज़न इसका होता है लो टेम्परेचर।
किस कारणवश होता है बोल्टिंग प्याज में? लो टेम्परेचर के कारण। और कितना लो? लेस देन 15। ठीक है, तो याद रखना लो टेम्परेचर में 15 डिग्री से कम तापमान में हमारा अनियन में बोल्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा ऑनियन में एक याद रखना, ऑनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेपा। एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैपनीज वाइट इज़ अ वैरायटी ऑफ। तो जैपनीज वाइट किसकी वैरायटी है? वाइट है तो रेडिश, मूली की वैरायटी है। रेडिश का साइंटिफिक नेम होता है रफेनस सटाइवस। रफेनस सटाइवस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैरायटी ऑफ कैरेट विच इज़ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, वी ऑल नो, हमने पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं अमंग फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में होता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए मैंगो, फॉलोड बाय पपाया। ओके, डन। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अपनी वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए रेटिनॉल पाया जाता है कैरेट में अमंग वेजिटेबल्स अगर हम बोलें। और वेजिटेबल में भी, कैरेट में भी कौन सी वैरायटी जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए है? दैट इज़ पूसा मेघाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन एकदम, कैरेट में भी सिर्फ विटामिन ए का ही पूछा है, तो दैट इज़ पूसा मेघाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है IIHR कहाँ है? तो ये है बेंगलोर में। IIHR होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है हमारा IIHR, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? बेंगलोर में भी। अगर हम बात करें पर्टिकुलर प्लेस की, तो दैट इज़ हिसारगट्टा। नोट कर लो, बेंगलोर में पर्टिकुलरली हिसारगट्टा प्लेस है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रोथ रेगुलेटर इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द याम। याम से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर आइसोलेट किया गया? दैट इज बेटेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ट्यूबर क्रॉप विच इज़ रिच इन प्रोटीन। इकलौता ऐसा ट्यूबर क्रॉप जो प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन रिच क्यों पूछा गया? क्योंकि जनरली जो ट्यूबर क्रॉप्स हमारे होते हैं ना, जैसे हमारा पोटैटो हो गया, ठीक है, कोलोकेशिया हो गया, और भी होते हैं, याम भी हमारा ट्यूबर क्रॉप में काउंट होता है। तो मोस्टली जो ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी पर्टिकुलरली स्टार्च। आपने पढ़ा होगा ना, कार्बोहाइड्रेट भी 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, और ट्यूबर्स में सबसे ज़्यादा स्टार्च देखने को मिलता है। लेकिन इकलौता ऐसा ट्यूबर क्रॉप जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, दैट इज़ कोलोकेशिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोलोकेशिया। तो कोलोकेशिया में एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट टॉक्सिक क्यों है? बिकॉज ये किडनी स्टोन का कारण बनता है। इट फॉर्म किडनी स्टोन। अगर आप बहुत ज़्यादा कोलोकेशिया को कंज्यूम करोगे तो उसमें आपको टॉक्सिक अमाउंट के तौर पे कैल्शियम ऑक्सीलेट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, और कैल्शियम ऑक्सीलेट मिलके आपकी बॉडी में सॉल्ट बनाएंगे, जिसको हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ कसावा इज कॉल्ड। तो कसावा से जो मिलता है उसको प्रोडक्ट को बोलते हैं सागो। क्या है ये कसावा? टैपियोका। सुना है आपने? टैपियोका, कसावा एक ही होता है। और जो आप व्रत में साबूदाना खाते हो, ठीक है, साबूदाना जो वाइट कलर के होते हैं, व्रत में आप लोग जो फास्ट रखते तो खाते ना, तो ये साबूदाना जो होता है ये यहीं से, इसी कसावा टैपियोका क्रॉप से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी इन गार्लिक इज़ ड्यू टू। गार्लिक, ठीक है, गार्लिक की पंजेंसी किसके कारण होती है? तो यहाँ पे गलत लिखा है, देखो आप लिख लो, गार्लिक की पंजेंसी होती है डाई एलाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, DADS करके आप याद रखो। ठीक है, लेसन में पूछा है ना। इसके अलावा अगर आपसे अनियन पूछते तो क्या याद रखते? अच्छा, नीचे क्वेश्चन दिया है अनियन का,
ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, आइपोमिया बटाटस कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका एडिबल पोर्शन होता है एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी ऑनियन। ऊपर पूछा है पंजेंसी इन गार्लिक, जो कि यहाँ पे गलत दिया है। फिर पूछे पंजेंसी ऑफ अनियन। प्याज में जो पंजेंसी आती है वो आती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, अनियन की आती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और यहीं पे आप नोट कर लो गार्लिक की किसकी वजह से आती है, ये जो ना बुक में रॉन्ग दिया है इसको सही कर लो। गार्लिक की आती है डाई अलाइल डाइसल्फाइड की वजह से। अनियन में अलाइल प्रोपाइल करके है और गार्लिक में डाई अलाइल डाइसल्फाइड। अब आ जाते हैं अपने, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन लास्ट है हमारा, इरिटेशन ऑफ आई ड्यू टू कटिंग अनियन। तो प्याज काटते वक्त जो आँखों में इरिटेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड नहीं होता, सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, सल्फ़र कंपाउंड्स। ठीक है, प्याज में कुछ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनकी वजह से आइज़ में इरिटेशन होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ऑर्नामेंटल समझ रहे हो, जिसमें हम फूल पत्ती गार्डन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, लीडिंग कट फ्लावर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कट फ्लावर को एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड। याद रख लो, फैक्ट है। कट फ्लावर और लूज फ्लावर दो तरह के फूल होते हैं। एक होता है हमारा कट फ्लावर। कट फ्लावर क्या से होते हैं, कट फ्लावर आप समझ लो ये फूल लगा है, ठीक है, समझ जाओ फूल है, और ये उसकी नीचे डंडी है, स्टॉक है। ठीक है, जब आप किसी भी फूल को कट करोगे उसके स्टॉक के साथ तो वो कट फ्लावर है। लूज फ्लावर क्या होते हैं, लूज फ्लावर में आप समझो ये फूल है और ये उसके नीचे का डंडा है। तो जब आप फूल को तोड़ोगे तो आप सिर्फ उसको यहीं से तोड़ोगे, आप पूरा डंडा सहित उसका जो स्टॉक है उसके साथ नहीं तोड़ोगे, तो वो हमारी लूज फ्लावर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा कट फ्लावर को एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ लॉन वाज डेवलप्ड बाय, लॉन का कंसेप्ट आया है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गार्डन अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स इज मेन फीचर। तीन चार तरह के गार्डन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इंग्लिश स्टाइल, मुगल स्टाइल, जैपनीज़ स्टाइल। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी होते हैं। तो रॉक्स का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा कौन से गार्डन में, जैपनीज़ गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रब्स और ट्रीज प्लांटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द बाउंड्री ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग पता है ना आपको, अपना घर बनाते हो आप, घर के बाहर बाउंड्री में फेंसिंग करवाते हो लोहे की। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ प्लांट यूज़ करने हैं तो यू कैन यूज़ सम प्लांट ऑल्सो, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं हैजेस। तो याद रखो, हैज का मेन पर्पस होता है फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कार्पेट ऑफ द लैंडस्केप मेंटेन बाय ग्रोइंग एंड मूविंग ग्रासेस। तो जो हम लॉन लगाते हैं, लॉन में हम ग्रासेस लगाते हैं, ग्रीन कारपेट होता है, ठीक है, जिसमें हम ग्रास लगाते हैं, उस हिस्से को हम लॉन बोलते हैं। लॉन का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा इंग्लैंड से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नी फेंसिंग प्लांट्स यूज एज हेज। थॉर्नी का मतलब है जिसमें स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, थॉर्न्स। तो ऐसी कौन सा हेज प्लांट है जिसको हम फेंसिंग में लगाते हैं और उसमें थॉर्न्स होते हैं, दैट इज़ इंगाडुल्कस। ठीक है, इंगाडुल्कस है जिसको हम लगाते हैं एज अ हैज क्रॉप, और इसमें थॉर्न्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटिंग ऑफ लो ग्रोइंग प्लांट अलॉन्ग विथ पाथ, रोड, फ्लावर बेड एंड लॉन्स। ठीक है, यानी ऐसे छोटे छोटे प्लांट जिसको हम किसी रास्ते के बगल में, रास्ते के किनारे में, सड़क के किनारे या किसी फ्लावर बेड के किनारे में, लॉन्स के किनारे में हम लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, कुछ नहीं, फॉर डेकोरेशन पर्पस, या वो दिखने में सुंदर लगता है, एवेन्यू पर्पस, ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं एज, दैट इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग प्लांट्स और ट्रेनिंग द प्लांट्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स लाइक एनिमल, बर्ड्स, आर्चेस। तो जब हम प्लांट को अलग अलग शेप्स में बना देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं टोपियरी। आपने बहुत सारे गार्डन्स में देखा होगा
कोई प्लांट को इस तरह से शेप दे रखी कि वो हाथी की तरह दिख रहा है या बर्ड्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो आर्ट को हम बोलते हैं टोपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल potted plants in different trays around a central object which may be a tree trunk, lamppost or pillar is known as trophy। ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी सेंट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब सेंट्रल ऑब्जेक्ट में भी जो हाइट में बड़ी हो, जैसे कि कोई पिलर जो बहुत हाइट में बड़ा होता है, लैम्प पोस्ट हो गया, ठीक है, ट्री का ट्रंक, कोई ट्री बहुत बड़ा है, उसके आसपास सराउंडिंग में जो हम फ्लावर लगाते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉफी। अंतर है टोपियरी और ट्रॉफी में। टोपियरी में हम एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट है उसको एक शेप देंगे कि कोई जानवर की तरह है, कोई चिड़िया की तरह, कोई भी हम शेप देंगे, दैट इज़ टोपियरी। सिंपल एक हाइटेड ऑब्जेक्ट है हमारी जो लंबी हाइट का है, उसके आसपास जो हम प्लांट लगाएंगे, फ्लावर प्लांट, दैट इज़ ट्रॉफी। टोपियरी ट्रॉफी का डिफरेंस होप्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, growing or shrub in a group is known as shrubbery। Next question, a group of ornamental plant used to grow over a wall, trellis, arches, pergola, arbors, pillar, bowers, etc। तो उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। मतलब अगर हम किसी भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये सब हमारा सपोर्ट है, सहारा दे रहे हैं, वॉल का सहारा, ठीक है, किसी भी ऊपर, मतलब ये क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, किसी अगर हम किसी चीज़ पे लगा दें, जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्लांट है, ठीक है, उसको अगर हम एक सपोर्ट दे दें, डंडा लगा दें, तो ऊपर को ऐसे करने लगता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे क्लाइंबर रोज़ होते हैं, रोज़ नॉर्मली श्रब होती है लेकिन एक क्लाइंबिंग रोज़ भी होता है, ठीक है, उस क्लाइंबिंग रोज़ को भी हमें एक सहारा देना पड़ता है। इसके अलावा बेसिक एग्जांपल जो आपने देखा है घर में, गिलोय, ठीक है, गिलोय आई थिंक आपने देखा होगा, सर्दी में बहुत यूज़ होता है काढ़ा बनाने के लिए, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज़। तो गिलोय भी एक ऐसे ही है, क्रीपर है वो, उसको भी एक सहारा दे दो डंडा लगा के तो वो भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये होते हैं सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ अ प्लांट टू अ मिनिएचर फॉर्म हैविंग अ नेचुरल लुक ऑफ ओल्ड एज। मतलब अगर हम किसी प्लांट को मिनिएचर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें उसको बोलेंगे बोनसाई। और ये एक जापानीज़ स्टाइल है, ठीक है, जापान में या बोल सकते हैं चाइना वाले रीजन के आसपास ही जो स्टाइल है बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ रोज़ ब्रीडिंग। रोज़ ब्रीडिंग के फादर हैं डॉक्टर भट्टाचार्य जी, ठीक है। इसके अलावा रोज़ की बहुत फेमस वैरायटी है डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है, ये रोज़ की बहुत फेमस वैरायटी है, याद रख लो। ये अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ये नहीं पूछा गया था किसकी वैरायटी, क्वेश्चन ना मैच द फॉलोइंग टाइप का आया था। यहाँ पे वैरायटीज़ लिखी थी और यहाँ पे उनके क्रॉप्स लिखे थे, तो यहाँ पे डॉक्टर बीपी पाल को मैच करना था रोज़ से। ऐसे ही और भी फ्लावर की वैरायटीज़ थी, उनको मैच करना था, तो वहाँ पे क्वेश्चन बना था कि डॉक्टर बीपी पाल किसकी वैरायटी है, दैट इज़ रोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ रोज़ इज़ नोन एज। बहुत कम लोगों ने शायद ये फ्रूट देखा होगा, रोज़ के जो फ्रूट्स बनते हैं, फूल सबने देखा है लेकिन इसके फ्रूट को हम बोलते हैं हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़ कैन बी कल्टिवेट अप टू 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या है रोज़ में, तो वो होता है टी बर्डिंग, ठीक है। टी बर्डिंग को एक और नाम होता है, टी बर्डिंग को ही हम शील्ड बर्डिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, फ्लोरीबंडा इज़ अ क्रॉस ऑफ। तो फ्लोरीबंडा किसका क्रॉस है, तो फ्लोरीबंडा, अगर आप रोज़ की बात करें तो रोज़ में ना 3-4 ग्रुप्स बनते हैं, उसमें से एक फ्लोरीबंडा ग्रुप होता है। और ये ग्रुप जो बनता है किसके क्रॉस से बनता है, हाइब्रिड टी एंड ड्वार्फ पॉलीएंथस। तो हाइब्रिड टी रोज़ को जब हम ड्वार्फ पॉलीएंथस से क्रॉस करेंगे देन वी गेट फ्लोरीबंडस टाइप ऑफ रोज़। नेक्स्ट है येलो कलर्ड रोज़ स्पीशीज़, दैट इज़ रोज़ा फोइटिडा। आर मतलब होता है रोज़ा, रोज़ा फोइटिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज़। जनरली रोज़ के पेड़ आप देखेंगे उसमें कांटे लगे होते हैं, लेकिन थॉर्नलेस वाली वैरायटी है चित्रा। आई थिंक ये चित्रा नहीं होगा, चित्रा भी हो सकता है, मे बी शायद चित्रा भी हो, पर सुचित्रा होती है एक,
सुचित्रा थॉर्नलेस होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पे मुझे सुचित्रा दिखाई दिया है, ठीक है। सुचित्रा एक होती है मोहित करके भी कोई वैरायटी है, मोहित है, ठीक है। पूसा मोहित आई थिंक, ठीक है, तो याद कर लो, पूसा मोहित भी थॉर्नलेस वैरायटी है, सुचित्रा एंड पूसा मोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल बॉर्न रोज स्पीशीज इज, दैट इज हाइब्रिड टी। सिंगल बॉर्न का मतलब है कि एक पेड़ में बहुत बड़ा सा रोज़ खिलेगा, सिर्फ एक ही, ओनली सिंगल। तो ये किस में हो देखने को मिलता है, हाइब्रिड टी में। हाइब्रिड टी की जो रोज़ की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज क्वालिटी होती है उसमें। नेक्स्ट वन है, वैराइटीज़ का है ये आई थिंक, क्रिम्सन ग्लोरी एंड सुपरस्टार किस टाइप के रोज़ हैं, तो क्रिम्सन ग्लोरी सुपरस्टार की वैरायटी है हाइब्रिड टी वाले रोज़ की। हाइब्रिड टी का जो रोज़ का साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़ स्पीशीज़ हैविंग लार्ज फ्लावर इन क्लस्टर, गुच्छे में फ्लावर होते हैं। देखो, हाइब्रिड टी में सिंगल होती है फ्लावरिंग, और जो फ्लोरिबंडा होता है उसमें फ्लावर जो होते हैं क्लस्टर में होती हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फूल क्लस्टर में आते हैं, गुच्छे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ हैबिट ऑफ क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम होता है हमारा गुलदाउदी, इसका जो ग्रोथ हैबिट है दैट इज़ पेरिनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ क्राइजेंथेमम। तो क्राइजेंथेमम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय रूट सकर्स एंड टर्मिनल कटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राइजेंथेमम अलाउ सिंगल ब्लूम ऑन अ ब्रांच। सिंगल ब्लूम यानी पूरी ब्रांच में सिर्फ एक ही फूल जो है वो फ्लावर होगा, ठीक है, पूरे प्लांट में एक ही फ्लावर होगा, दैट इज इन स्टैंडर्ड क्राइजेंथेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ क्राइजेंथेमम। तो ऑफ सीजन वैरायटीज़ एक तो आपने पढ़ी थी मैंगो में, जब हम पढ़ रहे थे मैंगो तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ सीजन वैरायटीज़ में क्या क्या आता है, निरंजन मैंगो की ऑफ सीजन वैरायटी है। इसके अलावा एक और है मधुलिका, ठीक है, मैंगो की वैरायटीज़ हैं दोनों, निरंजन मधुलिका दोनों ही ऑफ सीजन वैरायटी है मैंगो की। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्राइजेंथेमम की ऑफ सीजन वैरायटीज़ है, और क्राइजेंथेमम की जो ऑफ सीजन वैरायटीज़ हैं उसमें आता है हमारा हल्दी घाटी, हिमांशु, जया एंड ज्वाला, ठीक है, ज्वाला याद रखना। लेकिन अगर पूसा ज्वाला होगा तो क्या होगा, पूसा ज्वाला इज़ अ वैरायटी ऑफ चिल्ली, मिर्ची की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के तो ऊपर मैंने भी लेटेस्ट एक वीडियो भी बनाई है, ठीक है, तो आपने होप से वो वीडियो देखी होगी। उसमें आपको मैरीगोल्ड की डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में आपको पता चला होगा। मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है टैजिटस स्पीशीज़, और स्पीशीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, ठीक है, और भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो उनके बारे में आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में मैरीगोल्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो। वेल यहाँ पे सीड रेट पूछा है, दैट इज़ 1.2 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस का प्रोपगेशन हम करते हैं नॉर्मली उसके कॉम्स से। कॉम्स क्या होते हैं, उसके ज़मीन के अंदर के कुछ पार्ट होते हैं ना अंडरग्राउंड, उसी से हम प्रोपगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल कार्नेशन प्रोपगेट बाय सीड्स। नेक्स्ट वन, ट्रू मैरीगोल्ड इज ऑल्सो नोन एज, ट्रू मैरीगोल्ड को बोलते हैं कैलेंडुलस। अब आप ये मत सोचना कि मैरीगोल्ड में कैलेंडुलस क्या है, कैलेंडुलस अलग फ्लावर है और दिखने में मैरीगोल्ड की तरह ही दिखता है, दैट इज़ वाई हम इसको ट्रू मैरीगोल्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन एज एंड क्राउन ऑफ गोल्ड वैरायटी है अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। नेक्स्ट वन, ट्यूबर इज़ कमर्शियली प्रोपगेट बाय ट्यूबरोज, ट्यूबर्स को हम ट्यूबर से करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वैरायटी है फ्लोरिबंडा रोज की। नेक्स्ट, बोटानिकल नेम ऑफ हॉलीहॉक, तो हॉलीहॉक का साइंटिफिक नेम है एल्थिया रोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फ्लावर कलर ऑफ क्राइजेंथेमम इज, क्राइजेंथेमम के फूल का रंग होता है वाइट या फिर येलो। ठीक है, तो फ्लावर क्रॉप्स के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो बाद में लेकर आएंगे, आप वहाँ से इसका पूरा डिटेल, पूरा इसका साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, स्पीशीज़, यूजेस सब एक सेपरेट वीडियो में होगा डिटेल में। तो ये तो यहाँ पे बुक में शॉर्ट में दिया है, तो इसलिए हमने शॉर्ट में डिस्कस करा है। अब लास्ट यूनिट जो है हमारी वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के फादर हैं निकोलस एपर्ट प्लस फादर ऑफ कैनिंग। फादर ऑफ कैनिंग भी निकोलस एपर्ट हैं, आप याद रख लो। फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फादर ऑफ कैनिंग दोनों ही हमारे निकोलस एपर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीट ट्रीटमेंट फूड मटेरियल एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स और 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट इज़ नोन एज पास्चराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। मेनली हम ये करते हैं मिल्क में। ठीक है, मिल्क में लुईस पास्चर ने डेवलप करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूसेस आर मोस्टली प्रिजर्व बाय, जूस को प्रिजर्व करते हैं बाय फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल कलर ऑफ बेवरेज फॉर लॉन्गर पीरियड आर रिटेन बाय। बेवरेज का कलर अगर लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना है, वी कैन ऐड बेंजोइक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द फूड मटेरियल फॉर प्रिजर्वेशन। अगर मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, याद रखना दो टर्म होते हैं, एक होता है हमारा ड्राइंग और एक होता है हमारा डिहाइड्रेशन। दोनों में फ़र्क होता है। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का सेम काम होता है कि मॉइस्चर रिमूव करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। ड्राइंग हमेशा नेचुरल होगी, याद रखो, प्राकृतिक होती है, नेचुरल। सन की लाइट जो होती है सन ड्राइंग, या फिर हम विंड एयर जो चलती है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छाया जो होती है हमें शेड में भी कर सकते हैं। याद रखो ड्राइंग हमेशा नेचुरल कंडीशन में होती है। इसमें हमारी सन ड्राइंग आ गई, शेड ड्राइंग, एयर ड्राइंग, ये सब आ गई नेचुरल कंडीशन। डिहाइड्रेशन हमेशा मैकेनिकल होता है। कैसा होता है, मैकेनिकल, यानी हम इसमें कुछ ना कुछ मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो वो तब जाके हमारा प्रोडक्ट ड्राई होगा, उसमें से मॉइस्चर लॉस होगा। ठीक है, तो सेम होता है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, बस डिफरेंस होता है कि एक नेचुरल कंडीशन में होता है और डिहाइड्रेशन हमारा आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर होता है। आर्टिफिशियल यानी मैकेनिकल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, दैट इज हीट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड जैम। फ्रूट और जैम को प्रिजर्व करने के लिए हम चीनी यूज़ करते हैं। कितना परसेंट हम चीनी यूज़ करें कि वो प्रिजर्वेटिव हो, दैट इज़ अराउंड 60%, 66। तो देखा जाता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, 60 to 70% के बीच में हम शुगर का कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सफिशिएंट टू प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे शुगर की बात करी थी, अब यहाँ पे बात करिए सॉल्ट की। सॉल्ट को हम कितना यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्व के लिए, दैट इज़ 15 से 25%। याद रखना आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पिकल्स, अचार, सब खाते हो अचार, ठीक है। पिकल्स जो होते हैं हमारे अचार, उसमें हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल, सबको पता है अचार बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। नमक का कितना परसेंट इस्तेमाल हम करते हैं अचार में कि वो प्रिजर्व हो जाए, तो आंसर इज़ 15 से 25%, ठीक है। 15 से 25% हम यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शुगर का अगर पूछा जाएगा चीनी की कितनी मात्रा हम यूज़ करते हैं, तो अराउंड 60 से 70% और 66% याद रखो। सॉल्ट का अगर पूछा जाएगा नमक कितना यूज़ करते हैं, तो 15 से 25% हम नमक का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वही ब्लांचिंग आ गया जो मैंने अभी आपको कॉलीफ्लावर में बताया था। अ थर्मल प्रोसेस मोस्टली यूज इन वेजिटेबल prior to freezing, drying or canning in order to soften the texture।
ठीक है, तो उसको भी हम ब्लांचिंग बोलते हैं। यानी ब्लांचिंग करने से टेक्सचर तो सॉफ्ट हो रहा है, प्लस मैंने आपको बताया ना एंजाइम्स इनएक्टिवेट भी होते हैं। एंजाइम्स इनएक्टिवेट, कौन सा एंजाइम? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, PPLO। नेक्स्ट वन, द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज नोन एज ले पीलिंग। ले पीलिंग में आप याद रखो, ले पीलिंग जो हम करते हैं उसमें हम कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं। कॉस्टिक सोडा NaOH का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड, यानी अगर हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट बेवरेज कंटेन एट लीस्ट 10% फ्रूट जूस एंड 10% सॉल्युबल सॉलिड्स। तो अगर हम 10% फ्रूट जूस और 10% सॉल्युबल सॉलिड ऐड करते हैं दैन वी गेट रेडी टू सर्व टाइप ऑफ बेवरेज। हमको जो बेवरेज ऑब्टेन होगा दैट इज नोन एज RTS, दैट इज रेडी टू सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट बेवरेज कॉमनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंगो पपाया पेल इज नेक्टर। उसको हम बोलेंगे नेक्टर। और नेक्टर का जो TSS होता है बहुत कम होता है, दैट इज़ 15%। 15% के पास इसका TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट जूस नॉर्मली कंटेन 25% जूस एंड 40% TSS। उसको हम बोलेंगे स्क्वैश, दैट इज कॉल्ड स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो पल्प प्रिपेयर्ड बाय, मैंगो पल्प प्रिजर्व करने के लिए वी यूज़ शुगर। और शुगर का कितना अमाउंट हम यूज़ करते हैं? अभी हमने लिखा था अराउंड 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट बेवरेज इज़ डाइल्यूटेड बिफोर सर्विंग। मतलब कौन सी ऐसी फ्रूट बेवरेज है जिसको सर्व करने से पहले हमें इसको डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया H2 वाटर। तो कौन सी ऐसी बेवरेज होती है जिसको हम सर्व करने से पहले थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, दैट इज सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन, TSS ऑफ जैम शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? मोर देन 70%। ठीक है, जैम का TSS 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होता है जैम का TSS? एक होता है जैम, एक होती है हमारी जेली। जैम का TSS ज़्यादा होता है 68% अराउंड, 70 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज 68। और जेली का TSS जो होता है ये होता है हमारा 60 के आसपास, ओके, कम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, TSS ऑफ कुकिंग जैम इज़ मेजर्ड बाय। TSS को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैक्टिन कंटेनिंग फ्रूट्स। जिन फलों में पैक्टिन होता है उनसे जो हम बनाते हैं एक ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं जेली। तो याद रखना, जेली हम फ्रूट के पैक्टिन से बनाते हैं। जेली हम उन्हीं फल से बनाते हैं जिसमें पैक्टिन ज़्यादा होता है। कौन सा फ्रूट है ऐसा जिसमें पैक्टिन ज़्यादा होता है? हमारे पास है गुआवा। गुआवा एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हाईएस्ट पैक्टिन देखा गया है, और गुआवा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जेली बनाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें जैम की, तो जैम बनाने के लिए हम फ्रूट का पल्प यूज़ करते हैं, वी यूज़ पल्प ऑफ द फ्रूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जेली मेकिंग फ्रूट शुड बी हार्वेस्ट एट। तो जेली बनानी है उसके लिए फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं फर्म राइप स्टेज, जब वो थोड़ा सा राइपन हो जाए और फर्म हो जाए। फर्म का मतलब होता है थोड़ा मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ फाइनल जेली शुड बी। फाइनल जेली बनने के बाद उसका pH 3.2 होता है, याद रखेंगे। TSS कितना बताया था मैंने इसका? अबाउट 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू नो पैक्टिन कंटेंट इज जेलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट और वेजिटेबल impregnated with cane sugar or glucose syrup is known as candied fruits or vegetable. Next question, a product prepared from strained pulp of
फुली राइप टमाटो फ्रूट आफ्टर कुकिंग। तो टोमेटो का यूज़ करके हम जो प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम सारे पल्प को प्रॉपर स्ट्रेन कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज टोमेटो सॉस एंड केचप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है TSS ऑफ टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस का TSS कितना होता है, दैट इज़ 30%। और जो केचप होती है उसका 30 से कम होता है, केचप का लेस देन 30% TSS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ पिकल मेंटेन्ड एट। अचार बनाने में जो हम नमक यूज़ करते हैं उसका कंसनट्रेशन 8 to 10% तक होता है, लेकिन हम सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करते हैं वो कितने परसेंट तक कर सकते हैं, 15 से लेकर 25% तक कर सकते हैं। ओके, तो 15 से 25 तक हम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिकल्स जो होते हैं उसमें अप्रॉक्स 8 to 10% तक ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का है, CFTRI कहाँ है। ओके, CFTRI की फुल फॉर्म क्या है। CFTRI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है मैसूर। कहाँ पर है, कर्नाटका। ये भी आपको पता होना चाहिए स्टेट, ठीक है। तो याद रखना CFTRI हमारा मैसूर कर्नाटका में है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हॉर्टिकल्चर डन हो गया है। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।